चलिए दोस्तों, आज हम सामाजिक विज्ञान में इकाई 2 पर बात करेंगे। यूनिट 2 पर आज चर्चा होगी। जो टॉपिक है भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती वर्ग 2 सभी विषय वाले जो साथी के लिए उपयोगी है। सोशल साइंस में आज की इस सेशन में हम भारतीय इतिहास के स्रोत पर चर्चा करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति पर बात होगी। बहुत ही अच्छा टॉपिक होने वाला है, इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो जो भी साथी पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हमारा सेकंड यूनिट है इकाई 2, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में हम जान रहे हैं। इसके पहले हमको वर्गीकरण करना होगा इतिहास का। इतिहास को कैसे हम वर्गीकृत करें? इतिहास पहले समझो। इतिहास अर्थात जो बीत गया। इतिहास अर्थात जो बीत गया। जैसे कल मैं रायपुर गया था, वो मेरे लिए इतिहास बन गया। क्यों? क्योंकि वो चीज क्या हो गया है? बीत गया है। ठीक है, तो बीती हुई बातें, इतिहास का अर्थ क्या होता है? बीती हुई घटना, बीती हुई बात या बीती हुई कोई भी जो स्थिति है वो इतिहास है। इतिहास के वर्गीकरण की मैं बात करूं तो इतिहास को 3 भागों में, 3 कालखंड में वर्गीकृत किया जाता है। एक होता है प्राग ऐतिहासिक काल, एक होता है आद्य ऐतिहासिक काल और एक होता है ऐतिहासिक काल। काल को अर्थात इतिहास को 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं: प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। सबसे पहले बात करूं मैं प्राग ऐतिहासिक काल, जिसकी उत्पत्ति 3000 बीसी में हुई थी, अर्थात ईसा पूर्व। बीसी मतलब बिफोर क्रिस्ट। ठीक है, तो 3000 ईसा पूर्व में प्राग ऐतिहासिक काल की उत्पत्ति, और ये बहुत पहले की बात है। ठीक है, चूंकि प्राग मतलब पूर्व, इतिहास के भी पहले, मतलब बहुत पुराना इतिहास है। इतना पुराना इतिहास है कि इस काल का कहना चाहिए कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है, है ना। बहुत पुराना होने की वजह से इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। चूंकि जब लिखित साक्ष्य ही नहीं है, उनका कोई साक्ष्य नहीं होने की वजह से इनकी लिपि भी नहीं होगी, है ना भाई। वो लिखा ही नहीं गया है तो उनकी लिपि कहां से आएगी? अब ये लिपि नहीं, क्योंकि उस समय ये सभ्य भी नहीं था। ठीक है, यह है प्राग ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल की बात करूं, देखो ये प्राग ऐतिहासिक काल मतलब बहुत पहले, पाषाण युग, मतलब ये बहुत पुराना। अब आद्य ऐतिहासिक काल, ये 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक के बीच का जो काल है वो आद्य ऐतिहासिक काल कहलाता है। अब इस काल में, ये प्रागैतिहासिक काल के बाद की घटना है ना। अब इसका लिखित साक्ष्य तो है, जो आद्य ऐतिहासिक काल है उसका लिखित साक्ष्य तो मौजूद है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका। कुछ भी रिजर्व रहा होगा लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका। लिखित साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, ताम्र सभ्यता, ये है। ठीक है, तो आद्य ऐतिहासिक काल, तो इसमें 3000 से 15000 ईसा पूर्व, और ये लिखित में तो है लेकिन ये पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल का तात्पर्य है 1500 ईसा पूर्व से आज तक वर्तमान में जो चल रहा है वो कहलाता है ऐतिहासिक काल। अब इस काल में जो ऋग्वैदिक काल है, अब ऋग्वेद मतलब वेदों, और आज हम वेद को पढ़ पा रहे हैं ना भाई, अर्थात ये लिखित साक्ष्य है हमारे पास। उपनिषद, वेद, पुराण, भागवत गीता, रामचरितमानस जो रामायण बोलते हैं ना, तो ये लिखित साक्ष्य में आज हमारे पास है। इसलिए हम जान पा रहे हैं ऐतिहासिक काल की जितनी भी घटनाएं हैं वो हम जान पा रहे हैं, क्योंकि वो लिखित साक्ष्य हमारे पास है। उस लिखित साक्ष्य को हम पढ़ भी पा रहे हैं। जैसे बौद्ध काल से माना जाता है तो बौद्ध साहित्य भी है, उसको भी हम लिख पढ़ पा रहे हैं, है ना भाई। तो ऐतिहासिक काल का साक्ष्य है और वो पढ़ा भी गया है, पढ़ा भी जा सकता है, लिखा भी जा सकता है। क्लियर है भाई?
इतिहास के वर्गीकरण। अब हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल को फिर से 3 भागों में बांटा गया है। प्राग मतलब बहुत पुराना काल ना, जिसका लिखित साक्ष्य नहीं। अब इसको 3 भागों में बांटा गया है। क्या क्या देखो, एक तो है पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। इसको भी समझो। पूर्व पाषाण काल क्या है? तो पूर्व पाषाण काल। अब इस पूर्व पाषाण मतलब ये बहुत पुराना काल है ना, तो इसमें जो जरूरी चीजें हैं आपको उसको याद रखना होगा। तो जो पूर्व पाषाण काल है, इस पूर्व पाषाण काल में भीमबेटका मिला था, याद रखना, ठीक है। एक भीमबेटका जो क्या है भाई, पत्थरों, देखो इसमें जो भीमबेटका है, गुफा के शैल चित्र मिले हैं भीमबेटका से, जो आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है, याद रखना। इसी पूर्व पाषाण काल में भीमबेटका मिला है, जिसमें गुफाओं के शैल चित्र बने हुए हैं, और ये मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में है। क्लियर है भाई? पूर्व पाषाण काल में शिकार और आखेट का ज्ञान था। वे शिकार करके भोजन करते थे, आखेट करके भोजन ग्रहण करते थे। इसी काल में अर्थात पूर्व पाषाण काल में ही चकमक पत्थर की खोज की, अर्थात वो पत्थर से आग जलता है, इसको ये लोग जाने थे, ठीक है। लेकिन आग का उपयोग नहीं सीखा था भाई, याद रखना। आग जलाना जान गए थे, चकमक पत्थर की खोज हो गई थी, लेकिन यहां पर आग का उपयोग नहीं पता। अब मध्य पाषाण काल में आ जाइए। तो इस मध्य पाषाण काल में मेहरगढ़ पत्थरों के लघु औजार प्राप्त हुए हैं। पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल से मानी जाती है, ठीक है, याद रखना। पशुपालन की जो शुरुआत है मध्य पाषाण काल से मानी जाती है, और इस कालन में, इस मध्य पाषाण काल में पशुपालन तो शुरू हुई, साथ ही साथ सबसे पहले कुत्ता को पाला गया था। याद रखना, सबसे प्रथम पालतू जानवर कुत्ता था, जो कि मध्य पाषाण काल में पाला गया था। उसके बाद आते हैं उत्तर पाषाण काल या उत्तर या नव पाषाण काल। अब ये नया युग आ गया ना, इसमें क्या है, कुत्ते को इसमें भी पालतू बनाया, ठीक है। कृषि के साक्ष्य इसी नवपाषाण काल में मिले हैं, अर्थात नवपाषाण काल आते तक जो आदि मानव है वो कृषि कार्य करना शुरू हो गए थे। और ये कृषि के साक्ष्य कहाँ मिले हैं भाई? कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश से कृषि के साक्ष्य मिले हुए हैं। इसके अलावा पहिए का आविष्कार और उसका प्रयोग भी नवपाषाण काल में ही हुआ है। मृद भांड की खोज और ग्राम संस्कृति, अर्थात लोग जो है एक गांव की तरह आकर बसते थे, इसी नवपाषाण काल से ये जानकारी प्राप्त होती है। हड्डियों के औजार भी इसी नवपाषाण काल से मिले हैं, और उस समय प्राचीन काल में गेहूं और जौ की खेती की जाती थी नवपाषाण काल में, ठीक है। तो नवपाषाण काल में गेहूं और जौ की खेती की जाती थी, ठीक है। इतना याद रखना है भाई। चलिए, अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, की पॉइंट है। इतिहास के पिता जब आए तो हेरोडोटस को कहा जाता है, याद रखना। चीनी यात्री जो हमारे भारत आया था, कौन कौन, एक तो फाहियान आया था, हेनसांग आया था, और इत्सिंग भी हमारे भारत आया था, ठीक है। अल-बरूनी, जिन्होंने किताबुल हिंद, भारत की खोज की रचना अल-बरूनी ने की, और सर्वप्रथम तांबे का उपयोग किया गया था, ठीक है। सर्वप्रथम उपयोग किए जाने वाला धातु तांबा था। क्लियर है भाई? चलिए, इतिहास जानने के स्रोत पर आते हैं। तो देखिए, इतिहास को हम कैसे जान सकते हैं, किस माध्यम से जान सकते हैं कि ये बहुत पुरानी है कह के, है ना। तो एक तो है पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से, और दूसरा साहित्यिक स्रोत के माध्यम से। पुरातात्विक स्रोत में जैसे वास्तुकला, जो बड़े बड़े महल बने हैं, भवन बने हैं, मूर्ति बना है ना, तो उसको देख के बता सकते हैं कि ये 7वीं शताब्दी है कि 5वीं शताब्दी की मूर्ति है, उसमें लिखा रहता है ना। तो भवन मूर्तियों से, अर्थात वास्तुकला, मंदिरों से, स्मारक से, मृदभांड से, जितने भी वास्तुकला की वस्तुएं हैं, उससे हम इतिहास के बारे में
पता लगा सकते हैं। और ये पूरा तात्विक अर्थात पुराने तत्व है, कोई वस्तु है, ठीक है। ऐसे ही अभिलेख चित्रकला से, जो अशोक के अभिलेख है ना, तो उससे आप पता लगा सकते हो चित्रकला से कि कितना पुराना चित्रकला है। कलाकृतियों से हम पता लगा सकते हैं इतिहास के बारे में। इसके अलावा सिक्कों से कैसे, पुराने समय में क्या होता था, कभी शीशे के सिक्के चलते थे, सोने के सिक्के चलते थे, तो सिक्कों की वजह से भी प्राचीन काल के इतिहास को हम पता लगा सकते हैं। जैसे सतवाहन, अब सातवाहन ने शीशे के सिक्के चलाए, याद रखना। कुषाण ने स्वर्ण के सिक्के चलाए, तो शीशे के सिक्के जब हमको मिलेंगे तो हम बता सकेंगे सातवाहन के कार्यकाल के हैं, है ना। अब इस सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र भी कहा जाता है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। ये पुरातात्विक स्रोत है, अर्थात पुरातात्विक स्रोत में हम वास्तुकला, अभिलेख चित्रकला, सिक्कों इत्यादि के माध्यम से हम इतिहास के बारे में जान सकते हैं। अगर बात करूं मैं साहित्यिक स्रोत की, साहित्य, अब साहित्य में वैदिक साहित्य से जान सकते हैं, जैसे वेद, पुराण, महाभारत ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, उपवेद, है ना भाई। तो इन सब से हमको पता चलता है कि ये महाभारत युग कौन से युग का रहा होगा, है ना भाई। वो लिखित साक्ष्य है जो साहित्यिक है ना। तो जैन साहित्य, जिसको आगम ग्रंथ कहा जाता है, जैन मुनियों का जो ग्रंथ होता है, तो आगम ग्रंथ के माध्यम से जान सकते हैं। बौद्ध मुनियों का जो ग्रंथ होता है, त्रिपिटक, थेरीगाथा, तो इनके माध्यम से भी जाना जा सकता है इतिहास के बारे में, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए आगे बात करें, स्रोत को अभी हमने देख लिया, ठीक है। भारत में प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं, अशोक के अभिलेख आपने देखा होगा। और जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेख को पढ़ा। देखो अशोक के जो अभिलेख हैं उसको किसने पढ़ा था भाई, जेम्स प्रिंसेप ने। आगे बात होगी। प्राचीन सिक्कों को जो है आहत सिक्का कहा जाता है, ठीक है। तो ये है इतिहास जानने के स्रोत। आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। प्राचीन और राजवंश, मगध राजवंश की बात करूं तो हर्यक वंश, इसके संस्थापक बिंबिसार थे, ठीक है। अंतिम शासक हुए नागदशक, इसकी राजधानी गिरिब्रज और पाटलिपुत्र राजगृह थी। शिशुनाग वंश, इसके संस्थापक शिशुनाग थे और इसके अंतिम शासक हुए नंदीवर्धन। वैशाली और पाटलिपुत्र को इन्होंने क्या बनाया, राजधानी बनाया। नंदवंश, और नंदवंश के संस्थापक महापद्मनंद थे और अंतिम शासक घनानंद है। और इसी घनानंद को किसने हराया था भाई, अशोक, ठीक है। घनानंद, चलिए ठीक है, घनानंद को किसने हराया उसको मैं बाद में बताऊंगा। पाटलिपुत्र इसकी राजधानी, और मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे भाई, चंद्रगुप्त मौर्य। और इसके अंतिम शासक हुए बृहद्रथ और राजधानी इन्होंने बनाया था पाटलिपुत्र को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता 2019 शिक्षक भर्ती में यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। सिंधु घाटी, ये प्राचीन समय की ही बात होती है, ठीक है। तो सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन ने 1862 में हड़प्पा नामक स्थल पर प्राचीन सभ्यता अवशेष मिलने की पुष्टि की थी। अर्थात जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसी को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, याद रखना। और इसकी खोज चार्ल्स मेसन ने 1862 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थल पर किया था, ठीक है। कहां पर किया था, हड़प्पा नामक स्थल पर एक प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिलने की पुष्टि की। उसके बाद इसकी पुष्टि चार्ल्स मेसन ने की थी। उसके बाद 1921 में जॉन मार्शल ने इन अभिलेखों की खुदाई शुरू कर दी और यह सभ्यता मेसोपोटामिया और मिस्र के समकक्ष था, याद रखना, समकालीन उसको बोलते हैं। मिस्र और मेसोपोटामिया के समकालीन था सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। इसी को हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, क्लियर है। चूंकि इसका जो खनन है सिंधु घाटी में सिंधु नदी के आसपास किया गया था मेरे दोस्तों, जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता
का जो खनन है वह सिंधु नदी के तट पर, सिंधु नदी के आसपास किया गया था, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है और इसी को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, इस सभ्यता में मुख्य कार्य क्या था? कृषि कार्य था, मुख्य व्यवसाय कृषि कार्य था सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, इसे ताम्रयुगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था। एक चीज और याद रखना, यहां पर की पॉइंट कर लीजिए, सबसे पहले तांबे की ही खोज मनुष्यों ने की, इसलिए, और ये तांबा जो है सिंधु घाटी सभ्यता से हुआ, इसलिए इस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो इनके कई सारे नाम हुए, देखो, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता और ताम्रयुगीन सभ्यता, इनके 3 नाम हो गए। ठीक है, तो याद रखना। और इनके विस्तार की मैं बात करूं सिंधु घाटी सभ्यता के, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है त्रिभुजाकार क्षेत्र में 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, चलिए इसके समय का निर्धारण कैसे करें? इसके काल का निर्धारण मैंने 3 अलग अलग बताया। एक तो कार्बन 14, और कार्बन 14 के अनुसार 2300 ईस्वी से 1750 ईसा पूर्व, जॉन मार्शल ने 3250 से 2750 ईसा पूर्व बताया, और एनसीईआरटी ने देखिए इसको 2500 से 1800 ईसा पूर्व बताया है। ठीक है, तो ये तीनों याद रखना, क्योंकि आपके एग्जाम में जो भी पॉइंट, जो भी ऑप्शन में रहेंगे फिर उसको आपको राइट करना होगा। ठीक है, चलिए अब सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कुछ की पॉइंट पर बात करता हूं। तो सिंधु घाटी सभ्यता, इस सभ्यता में कपास का उत्पादन का श्रेय इसको जाता है, अर्थात कपास के उत्पादन का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जाता है, अर्थात सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता में ही कपास का उत्पादन शुरू हुआ। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता में अधिकांश मुद्राओं में यूनिकॉर्न पशु रेखांकित किया गया है, अर्थात जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुद्रा चलता था, रुपया पैसा चलता था, उसमें यूनिकॉर्न पशु का चित्र उसमें दिखाई देता है। और इसी में ये मिला है खोज से अमरी जो कि पाकिस्तान में है, और कोल्डी हवा जो कि उत्तर प्रदेश में, दोनों स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पर चावल के कष्ट के लिए जाना जाता है, अर्थात चावल का उत्पादन भी यहाँ से ही इसके प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब देखो, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनको नृत्य के बारे में जानकारी था, पासे के बारे में जानकारी था, और हाथी के बारे में भी जानकारी था। ठीक है, आयात किए जाने वाले वस्तु में सोना, चांदी और तांबा, ये 3 वस्तुएं हैं जो कि आयात किया जाता था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि की मैं बात करूं तो इनकी जो लिपि के रूप में चित्र और प्रतीकों द्वारा व्यक्त किया जाता था। देखो वहां पर चित्र और प्रतीक चिन्ह के माध्यम से लिपि को जो है, और ये चित्र अक्सर जो है मछली के चित्र होते थे। ठीक है, मछली के चित्र होते थे, या फिर यू आकार के बने हुए जो ज्यादातर चित्र पाए गए हैं, जो प्राचीन खनन जो हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता में, तो यू आकार के चित्र और मछली के चित्र ज्यादातर वहां पर पाए गए हैं। ठीक है, अब सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं मातृ देवी की पूजा करते थे। ठीक है, और सबसे ज्यादा स्थल जो है गुजरात से खोजे गए हैं, याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात से खोजे गए हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करें हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो इत्यादि के बारे में बात करेंगे। हड़प्पा जो कि सबसे पहले खोजा गया था, याद रखना, सर्वप्रथम खोजे जाने वाला नगर वो है हड़प्पा, जिसको 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। इस सभ्यता या इस स्थान की खोज सबसे पहली हुई है, उसके बाद मोहनजोदड़ो की हुई। ठीक है, तो इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसकी खोज भी सबसे पहले हुई थी, और ये हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है। देखो, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हुई। ठीक है, और ये सर्वप्रथम इसकी खोज हुई, और ये रावी नदी के तट पर स्थित है।
सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन शहर कहेंगे। क्यों? इसकी खोज सबसे पहले भी हुई है और ये सबसे प्राचीन शहर है। और इस हड़प्पा में दोहरा समाधान की पद्धति थी। दोहरा समाधान मतलब युगल, युवक युवती को एक साथ जो है उनके शव को एक साथ रखा जाता था, समाधान होता था उसमें। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा बड़ा नगर क्यों? इसके सबसे बड़ा नगर क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता से जो खोजा गया वो मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा है। उसके बाद दूसरा ये हड़प्पा आता है और इसकी राजधानी क्या थी? बेबीलोन से था इसका संबंध। ठीक है, द्वितीय राजधानी कहलाता था ये, और इसका संबंध बेबीलोन से था। और कांस्य से जो सभ्यता है, कांस्य से युग है ना, तांबा का जो युग है ना, इसी सभ्यता से माना जाता है। और झुकर संस्कृति, इसी हड़प्पा युगीन संस्कृति को झुकर संस्कृति कहा जाता है। ये हो गया हड़प्पा काल। अब हम बात करें मोहनजोदड़ो का काल। और सिंधु भाषा में देखिए, सिंधी भाषा में इसका अर्थ मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है सिंधी भाषा में। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई और ये खोज जो है राखालदास बनर्जी के द्वारा खोजा गया था। राखालदास बनर्जी के द्वारा 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। हड़प्पा सभ्यता की ये राजधानी और सबसे बड़ा नगर, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है। याद रखना, चूंकि ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अर्थात ये मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और ये सिंधु कहाँ है भाई? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। याद रखना, जैसे इसके पहले हमने बताया हड़प्पा रावी नदी के तट पर, वैसे ही मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के तट पर है। इसी मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है और इसकी खोज मार्शल के द्वारा की गई थी। और बौद्ध स्तूप भी हमको इसी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है मेरे दोस्तों, नेक्स्ट बात करेंगे लोथल। देखो, अब ये जो लोथल है इसकी खोज 1957 ईस्वी में रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था। अर्थात रंगनाथ राव ने 1957 में लोथल की खोज की। ये जो लोथल है भोगवा नदी के तट पर स्थित है, जो कि वर्तमान में अहमदाबाद गुजरात राज्य में स्थित है। यहाँ पर अर्थात इस लोथल में गोदीवारा की सामग्री प्राप्त हुई है। ठीक है, इसके अलावा समाधान, इसमें जो समाधान रखे जाते थे वो बक्से में रखे जाते थे। ये लोथल जो है एक बंदरगाह शहर है, ये भी याद रखना। लोथल जो है बंदरगाह शहर है। इसमें मिस्र और मेसोपोटामिया में बंदरगाह मतलब माल सप्लाई का काम, व्यापारियों का काम जो है इसी से किया जाता था। अर्थात बंदर खंभात की खाड़ी में ये खोजा गया था। ठीक है मेरे दोस्तों, लोथल। चलिए नेक्स्ट, कालीबंगा देखो क्या है? कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा अर्थात काले रंग की चूड़ियां। 1953 में अमलानंद घोष, वीवी लाल और वी के थापर, इन तीनों के द्वारा जो है कालीबंगा की खोज की गई। ठीक है, यह स्थान राजस्थान में है और घग्गर नदी के तट पर ये जो कालीबंगा नामक स्थान स्थित है। अर्थात घग्गर नदी के तट पर राजस्थान राज्य में ये स्थित है। इस कालीबंगा से क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो यज्ञ वेदिकाएं अर्थात हवन कुंड प्राप्त हुआ है, जिसे अग्नि कुंड भी कहा जाता है। जूते हुए खेत के साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है, जिससे ये पता चलता है कि खेतों की जुताई भी किया जाता था। इसके अलावा इसमें जो समाधान है ईंटों से बने हुए कक्ष में रखे जाते थे। ठीक है, कालीबंगा में। क्लियर है मेरे दोस्तों? आगे बात करूं सुरकोतरा जिसकी खोजकर्ता जगपति जोशी जी हैं और ये गुजरात में है। इसमें जो सामग्री है घोड़े की हड्डी प्राप्त हुई है और समाधान को बर्तन में रखे जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट है धौलावीरा। और धौलावीरा में जल प्रबंधन के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिससे ये पता चलता है कि आदिकाल में भी जो है जल को सुरक्षित करके रखा जाता था, जल को बचा के रखा जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता का यह सबसे नया नगर जो धौलावीरा कहलाता है। ठीक है, सबसे बड़ा नगर और नवीन और बड़ा नगर माना जाता है। यह 3 नगरों के अवशेष यहां से प्राप्त हुए हैं।
एकमात्र खेल का मैदान जिसे स्टेडियम कहते हैं धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। याद रखना, प्रश्न आए कि खेल का मैदान कहां से प्राप्त हुआ, धौलावीरा से प्राप्त हुआ है, इसको भी याद रखेंगे। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं वैदिक काल की, जिसको वैदिक संस्कृति नाम भी दिया गया है। वैदिक काल, अब वैदिक काल को कैसे विभाजित करें, तो वैदिक काल को भी दो तरीके से, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक या ब्राह्मण साहित्य। सबसे पहले पूर्व वैदिक, तो पूर्व वैदिक का समय सीमा 1500 से 1000 ईसा पूर्व, इसको ऋग्वैद काल भी कहा जाता है, और उत्तर वैदिक काल जिसकी समय सीमा 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता के जैसे ही पतन हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के उपरांत ही वैदिक काल का उदय हुआ, अर्थात वैदिक काल शुरू हो गया। इस वैदिक काल के संस्थापक आर्य थे और आर्यों की भाषा संस्कृत थी, याद रखना। ठीक है। आर्य का अर्थ होता है अभिजात, श्रेष्ठ, कुलीन या उत्तम। ठीक है। उस समय कुल होता था, ग्राम होता था, विष होता था, जन होता था और राष्ट्र होता था। ठीक है। वैदिक काल को जानने के लिए वैदिक साहित्य को जानना बहुत जरूरी है। वैदिक काल के जो संकलन करता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन, जिसको वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, वैदिक संस्कृति में ज्यादातर यज्ञ, हवन, पूजा पाठ इत्यादि को महत्व दिया गया है। विवाह के अवसर पर जो वधू के द्वारा कपड़ा या वस्त्र पहना जाता है उसको वधू कहा जाता है। वधू, ये सीजीटेट में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है। आर्य जो है संस्कृत भाषा बोलते थे और इसका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। ठीक है। और इस समय अर्थात वैदिक काल में पितृ प्रधान हुआ करता था। इसका जो समाज है वो पितृ प्रधान हुआ करता था। ठीक है। गाय को उस समय, चूंकि वैदिक युग था, है ना, तो पूजा पाठ का युग था, इसलिए गाय को अधन्या माना गया। वहां उस दौरान न मारने वाले पशु, अर्थात गाय को माता कहकर उनकी पूजा की जाती थी, एक प्रकार से मान सकते हो। ठीक है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा हुआ करता था। जो आर्य है वे घोड़ा को अपना प्रिय पशु मानते थे और प्रिय देवता इंद्र भगवान की पूजा की जाती थी। ठीक है। आर्यों द्वारा सर्वप्रथम धातु लोहा की खोज की गई थी, इसको भी याद रखना। उत्तर वैदिक काल में इंद्र देवता का स्थान प्रजापति ने ले लिया। सबसे पहले ऋग वैदिक काल में पूजा पाठ इंद्र को सबसे प्रमुख देवता माना जाता था, लेकिन उसके बाद में जब उत्तर वैदिक काल जब आया तब जो है स्थान प्रजापति ने ले लिया। ठीक है। वैदिक साहित्य में विद्यार्थी जीवन समाप्त होने के बाद समावर्तन आता है। 10 राजाओं को के संघ के साथ जो युद्ध किया था वो है सुदास, जिन्होंने 10 राजाओं के साथ युद्ध किया था। ये वैदिक काल का ही घटना है। वैदिक जो सभ्यता है वह ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक काल में 21 नदियों का वर्णन किया गया है, ये भी याद रखेंगे, है ना। चलिए अब हम बात करें ऋग्वेद की। ऋग्वेद की बात करूं इसके पहले थोड़ी सी जानकारी दे दूं। जो सुबह अर्थात दिन और संध्या के समय के जो समय है उसको गोधूली बेला कहा जाता है। गोधूली जो समय सुने हो ना, तो सुबह और संध्या काल के जो शाम के समय के बीच को गोधूली बेला कहा जाता है और इस समय यह पूजा अर्चना करने का समय है। ये ऋग्वेद में स्पष्ट कहना चाहिए, वेद में ये लिखा हुआ है। ठीक है। भीषज वैद्य को कहा जाता था, पेशज नर्तकी के परिधान को कहा जाता था और गोप कबीले के राजा को कहा जाता था। बात करें हम ऋग्वेद की। ऋग्वेद जब लिखा गया था इसकी लिपि ब्राह्मी थी और संस्कृत भाषा में लिखा गया है। सबसे प्राचीन वेद, विश्व का सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्तियां अर्थात ऋचाएं और 10,580 श्लोक हैं। किसमें? आपके ऋग्वेद में। तो इस वेद में इंद्रदेव के लिए 250 श्लोक और अग्निदेव के लिए 200 श्लोक लिखा गया है। ठीक है। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के 3 मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है और गायत्री मंत्र के रचयिता या उसके लेखक विश्वामित्र हैं, इसको भी याद रखेंगे। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में
ऋग्वेद, ठीक है। अब ऋषभनाथ जो है जैन तीर्थकर थे, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋषभनाथ जैन तीर्थयात्री जिसका उल्लेख ऋग्वेद से प्राप्त हुआ है। ऋग्वेद में जो पुरोहित है उसको होत्री कहा जाता था, और ये वेद को पढ़ने वाला ऋषि मुनि है एक प्रकार का, जिसको पुरोहित कहा जाता था, जिसको होत्री भी कहा गया, ठीक है। इसके ब्राह्मण ग्रंथ में ऐतरेय और कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ हुआ करते थे, और इस ऋग्वेद के जो प्रमुख देवता इंद्र, अग्नि और सोम देवता हुआ करता था। इंद्र का अर्थात ऋग्वेद में इंद्र का एक और नाम था, वो क्या नाम था? वैदिक काल में इंद्र का एक और नाम था जिसे पुरंदर कहा जाता था, अर्थात किला को जीतने वाला पुरंदर कहा गया। ऋग्वेद समाज उस समय पितृसत्तात्मक समाज था, अर्थात परिवार के मुखिया पिताजी हुआ करता था, और परिवार के मुखिया को कुलप कहा जाता था। ठीक है, चलिए अब हम बात करें यजुर्वेद। यजुर्वेद नाम से स्पष्ट है मेरे दोस्तों, यजु अर्थात यज्ञ हवन। तो इस वेद में यज्ञ हवन इत्यादि के बारे में उल्लेख किया गया है, और ये वेद जो है आंशिक रूप से गद्य भाषा में लिखा गया है। यजुर्वेद गद्य भाषा में लिखित है, जिसके पुरोहित को अर्धव्यू कहा जाता है, और शतपथ, तैत्तिरीय ये इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। आगे बात करूं मैं सामवेद। यजुर्वेद के बाद सामवेद, और सामवेद इस वेद में क्या है? संगीत का उल्लेख है। सामवेद माने संगीत वेद है ना, तो इस वेद में संगीत का उल्लेख है, और भारतीय संगीत की जननी सामवेद को कहा जाता है। सामवेद से ही भारत में संगीत की शुरुआत हुई, और आज संगीत से ऐसे सिंगर हुए हैं जो देश विदेश में अपना नाम कमा रहे हैं। ठीक है, इस समय पुरुष को, पुरोहित जो हुआ करता था उसको उद्गाता कहा जाता था, अर्थात सामवेद को पढ़ने वाला को उद्गाता कहते थे, और पंचविंग, षडविंग, जैमिनी, तांडव ये ब्राह्मण ग्रंथ हुआ करता था। ठीक है, चलिए चौथा वेद में अथर्ववेद। अथर्ववेद, इस वेद में साथियों जादू टोना के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, जादू टोना, औषधि के प्रयोग, ब्रह्म ज्ञान इत्यादि का उल्लेख अथर्ववेद से प्राप्त होता है। और इस योग में इस वेद में प्रजापति के 2 पुत्रियां हुआ करता था, सभा और समिति। ब्रह्मा इसके पुरोहित थे, और ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ कहा जाता था। ठीक है, क्लियर है मेरे दोस्तों। बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। बौद्ध साहित्य में सबसे प्रमुख त्रिपिटक एक ग्रंथ है, बौद्धों का ग्रंथ त्रिपिटक, और जैन साहित्य के ग्रंथ को आगम कहा जाता है। याद रखना, बौद्धों के ग्रंथ को त्रिपिटक और जैन साहित्य के ग्रंथ को आगम कहा जाता है। राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ थे, जिन्होंने राजतरंगिणी की रचना की। याद रखना मेरे दोस्तों। ठीक है, इसी में आप देखें थोड़ा उपन्यास, जिसको वेदांत भी कहा जाता है। तो उपनिषद की संख्या 108 है, जिसमें से 13 ही प्रमाणित उपनिषद हैं। भारत के राष्ट्रीय आदर्शवाद के सत्यमेव जयते इसी मुंडको उपनिषद से लिया गया है, और इस मुंडको उपनिषद में, अर्थात इस उपनिषद में युद्ध की तुलना टूटी नाव से की गई है। ठीक है, अब देखिए कुछ उपनिषद, जैसे मुंडको उपनिषद, इसमें सत्यमेव जयते को मुंडको उपनिषद से लिया गया है। छंदोग्य उपनिषद में पुनर्जन्म का उल्लेख है। श्वेतांबर उपनिषद में इसको सफेद घोड़ा कहा जाता है। ठीक है, पुराण पर बात करूं, पुराण जिसकी संख्या अभी वर्तमान में प्रमाणित पुराणों की संख्या हमारे देश में 18 पुराण है, और सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण को माना गया है। ठीक है, भागवत पुराण में भक्ति दर्शन को सारभूत माना गया, और श्रीमद् भागवत महापुराण का ही अंश है। आपका भागवत पुराण श्रीमद् भागवत गीता महाभारत का अंश है, जिसका मुख्य जो काम है निष्काम कर्म। याद रखना, भागवत गीता का मुख्य उद्देश्य क्या है? निष्काम कर्म। क्लियर है? चलिए सूत्र को बात करें थोड़ा सा, तो 4 प्रकार के सूत्र हैं: कल्प सूत्र, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। कल्प सूत्र में कर्म कांड के बारे में बताया गया है, स्रोत सूत्र में महायज्ञ, गृह सूत्र में गृह संस्कार, सामाजिक जो
रीति रिवाज के बारे में और धर्म सूत्र में धर्म विधि के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये तो रहा साथियों यूनिट 2, जिसमें हमने इस इकाई 2 में भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर बात किया। इस वीडियो में हमने जाना भारतीय इतिहास के कौन कौन से स्रोत है इतिहास को जानने के, साथ ही साथ हमने जाना सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हमने जाना वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता क्या होता है। आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी हमारी इकाई 3 पर यूनिट 3 पर बात करेंगे, जिसमें मौर्य साम्राज्य तथा गुप्त साम्राज्य के बारे में विस्तृत चर्चा होगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। विमल सर को इजाजत दीजिए, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।